एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो भारत चीन रिश्तों को लेकर आ रही है। आपको पता है कि भारत और चीन के बीच में अभी भी फ्रिक्शन खत्म नहीं हुआ है, स्टैंड ऑफ खत्म नहीं हुआ है और उसको खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, पर यह केवल भारत की तरफ से ही होता हुआ दिखाई दे रहा है, चीन की तरफ से होता हुआ तो नहीं दिखाई दे रहा है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में चीन के द्वारा LAC पर हरकतें तेज हो गई हैं और अपने एयरफोर्स के विमानों का इस्तेमाल भी वो करना स्टार्ट कर दिए हैं। हालांकि भारत ने इसके जवाब में अपने एयरफोर्स के विमानों का इस्तेमाल काफी हद तक किया है, पर चीन की मंशा इसको सुलझाने की नहीं लग रही है। वो भारत को यहां पर उलझाए रखना चाहता है, पर इसको सुलझाने की एक और प्रयास यानी कि 16वीं मिलिट्री लेवल टॉक होने वाली है 17 जुलाई को। इससे पहले 15 मिलिट्री लेवल टॉक हो चुकी है, अब ये 16वीं होने वाली है। 15 मिलिट्री लेवल टॉक में कुछ निकलकर सामने नहीं आया है। एक आध जगहों पे थोड़ा फ्रिक्शन कम हुआ था, वो भी बार्टर हुआ था। कुछ जगह पे बढ़त हमारी थी, कुछ जगह पे चीनियों की बढ़त थी, तो पीछे पीछे हटने की बात कर ली गई थी। पर अब ऐसे बहुत से स्थान है जहां पर हमारी बढ़त नहीं है, चीन ऐसे स्थान पर बैठा हुआ है जिससे कि भारत को प्रॉब्लम है। उन्हीं प्रॉब्लमेटिक क्षेत्र पर फ्रिक्शन कम करने की बात इस मीटिंग में होने वाली है। इस मीटिंग से पहले दोनों ही देशों की एयरफोर्स के द्वारा अपनी जो एयर एक्टिविटी है उसको इंटेंसिफाई कर दिया गया है। जहां चीन अपने S-400 को, अपने लोकल बनाए हुए एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर चुका है, साथ ही LAC के नजदीक जितने भी उनके फॉरवर्ड एयरफोर्स बेस हैं वहां पर J-20 तक को उन्होंने डिप्लॉय कर दिया है। वहीं भारत ने भी अपनी जो एयर एक्टिविटी है उसको इंटेंसिफाई कर दिया है और चीन पर एक नए लेवल का दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इससे फायदा ये होने वाला है, दोनों ही तरफ से इंटेंसिफाई इसलिए किया गया है क्योंकि जो 16वीं मिलिट्री लेवल टॉक होगी, टेबल पर दबाव बनाने का प्रयास ग्राउंड के दबाव से क्रिएट किया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं भारत फोर्ज की। भारत फोर्ज के द्वारा, जो कि कल्याणी ग्रुप का ही एक पार्ट है, उसके द्वारा एक ऐसी आर्टिलरी एम्यूनिशन बनाया जा रहा है जो कि रॉकेट असिस्टेड होगी। असल में इस आर्टिलरी के प्रोजेक्टाइल में रॉकेट मोटर भी लगी होगी, जिससे कि इसको फायर करने पे इसकी जो मारक क्षमता है वो बढ़ जाएगी। अभी तक हमारे पास जो भी आर्टिलरी एम्यूनिशन है या किसी भी देश के पास है, वो लगभग 50 किलोमीटर तक मारक क्षमता मैक्सिमम कर सकते हैं, डिपेंड करता है गन के एंगल पर। और ये मैं बात कर रहा हूं 155 मिलीमीटर के कैनन से फायर की हुई एम्यूनिशन की। अब 155 mm की कैनन से फायर करने वाली एम्यूनिशन में अगर रॉकेट लगा दिया जाए, रॉकेट मोटर लगा दिया जाए, तो ये काफी दूर तक हमला कर सकता है। अभी जो भारत प्रयास कर रहा है या भारत फोर्ज प्रयास कर रही है, वो 120 किलोमीटर तक मारक क्षमता प्राप्त करने की कोशिश कर रही है। अमेरिका द्वारा सेम कोशिश की गई है और उनका काफी ट्रायल हो भी चुका है, जो कि वो 60 से 70 किलोमीटर तक मारक क्षमता प्राप्त की है। भारत अगर ये मारक क्षमता प्राप्त कर लेता है तो भारत के लिए बहुत ज्यादा अच्छी होगी, विश्व लेवल में भारत का नाम होगा। बात यहाँ पर यह है कि भारत फोर्ज के द्वारा अगर ये चीज बना भी ली जाती है तो उनको कोई ऑर्डर नहीं मिलते हैं। अभी ऐसा हम लोग देख रहे हैं कि कल्याणी ग्रुप को ऑर्डर तो मिले हैं, पर एम्यूनिशन के मामले में या आर्टिलरी गन के मामले में उन पे कोई भी ऑर्डर गया नहीं है। नए नए प्रोडक्ट वो बना तो रहे हैं, जो कि हो सकता है ट्रायल में भी हो, पर एक बड़ा ऑर्डर हमें देखने को अभी तक नहीं मिल पाया है। अब बात कर लेते हैं AMCA की एक छोटी सी अपडेट। इस अपडेट में बल्क हेड की बात की गई है। असल में बल्क हेड किसी भी एयरक्राफ्ट का सबसे मजबूत पार्ट होता है और सबसे सामने का पार्ट होता है, जो कि आप देख सकते हैं कि F-35 में इस प्रकार का बल्क हेड लगता है। आप समझ रहे होंगे कि जो एयरक्राफ्ट सामने से दिखता है वो बल्क हेड के कारण ही उसको ये स्वरूप प्राप्त होता है। तो इस बल्क हेड को टाइटेनियम एलॉय के द्वारा बनाया जाता है। ये टाइटेनियम एलॉय AMCA के केस में हमारी जो PSU है मिदानी, उसके द्वारा ही दिया जाएगा। अब इसकी मेटल कटिंग सेरेमनी हो गई है, यानी कि इसके बल्क हेड की जो मेटल है उसको काट के अलग कर लिया गया है। अब उस पर काम किया जाएगा, उस पर टेस्ट किए जाएंगे, कुछ कमियां हैं तो उसको दूर की जाएगी और एक ऐसा बल्क हेड डेवलप किया जाएगा जो कि आगे हमारे AMCA के प्रोटोटाइप में उसको इस्तेमाल किया जा सके। बात कर लेते हैं भारत और ब्राजील की। ब्राजील की नेवी के कुछ ऑफिशियल और उनके इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के कुछ ऑफिशियल जो कि डिफेंस से रिलेटेड है, वो भारत आए हुए हैं और भारत के ऑफिशियल्स के साथ मुलाकात उनकी हुई। कुछ नेवी के ऑफिशियल्स और कुछ ऐसे नेवल ऑफिसर जो कि हमारी PSUs में काम करते हैं, आप कह सकते हैं कि शिप यार्ड्स में काम करते हैं या उनको हेड करते हैं, उनसे मुलाकात हो रही है। और कहा जा रहा है ये कि ब्राजील के ऑफिशियल और भारत के ऑफिशियल के बीच में सबमरीन पे बात होने वाली है, स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन। ब्राजील के पास 4 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है, भारत के पास 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है। तो दोनों ही देशों के बीच में इसके मेंटेनेंस ओवरहॉलिंग के लिए चर्चा होने वाली है, क्योंकि इसकी टेक्नोलॉजी माजागाओ डॉक लिमिटेड को ट्रांसफर की गई है और माजागाओ डॉक लिमिटेड के द्वारा ही भारत में इनको बनाया गया है, फ्रांस के असिस्टेंस में।
इसलिए ब्राजील हो सकता है भारत के साथ कॉपरेशन रख के इन सबमरीन पर भारत के साथ कुछ नया चीज डेवलप करना चाह रहा हो या एक अलग प्रकार के सबमरीन को डेवलप करना चाह रहा हो। बात करते हैं श्रीलंका की। श्रीलंका की स्थिति बिल्कुल खराब हो चुकी है, प्रोटेस्ट पे प्रोटेस्ट जारी है, पर उनके जो राष्ट्रपति हैं गोटाबये राजपक्षे वो देश से भाग चुके हैं। इसमें कई अफवाहें उड़ाई गई और ये बताया गया कि भारत का इसमें हाथ है उनको भगाने में, और वो पहुंच चुके हैं मालदीव। मालदीव में उनका प्लेन लैंड हो चुका है और अपने इस्तीफा देने से कुछ देर पहले ही, मतलब उन्होंने सबमिट नहीं किया, लिख कर चले गए और कुछ देर पहले ही वो निकल गए। कल की घटना ये बताई जा रही है। इसमें कहा जा रहा था कि भारत ने मालदीव में पहुंचाने का उनको काम किया है, पर भारत ने ये क्लियर कर दिया कि ऐसा कोई भी चीज भारत ने किसी भी प्रकार का असिस्टेंस नहीं दिया। इसके अलावा श्रीलंकन मीडिया में यह भी कहा गया कि गोटाबये राजपक्षे भारत पहुंचने वाले थे, पर उनको भारत में उतरने नहीं दिया गया। वो उनके मिलिट्री के एयरक्राफ्ट या एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट AN-32 में सवारी कर रहे थे। भारतीय सिविलियन एयरपोर्ट में उतरना चाहते थे, भारत ने उनको डिनाई कर दिया। वो यूएस भी जाना चाहते थे, तो वहां पर उनको विजिटिंग वीजा नहीं दिया गया है यूएस के द्वारा, इसलिए मालदीव जाना पड़ा। आपको क्या लगता है, भारत ने ये अच्छा किया या बुरा किया गोटाबये राजपक्षे को भारत में ना आने दिया? अब बात कर लेते हैं करेंसीज की। आपको पता है कि अभी रशिया पे काफी सैंक्शंस लगे हुए हैं। डॉलर का उपयोग रशिया से व्यापार में हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे बहुत से देश हैं जो कि डॉलर में अब व्यापार नहीं कर पा रहे हैं, इसमें ईरान भी शामिल है। भारत ये चाह रहा था कि रुपए में लेन देन हो सके, पर अभी भी इसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाया है। पर भारत, UAE, इसके अलावा इंडोनेशिया, म्यांमार, श्रीलंका, ये सारे देश आपस में तैयार हो गए हैं कि लोकल करेंसी में व्यापार कर सकते हैं। मतलब अगर हम UAE से कुछ चीज खरीद रहे हैं तो उनकी लोकल करेंसी में उसका एक लेखा जोखा रखा जाएगा, भारत से वो कुछ खरीद रहे हैं तो उसका लेखा जोखा रखा जाएगा। आपस में कन्वर्जन रेट डिसाइड कर लिया जाएगा और उसके द्वारा लोकल करेंसी में ही इसके पेमेंट किए जा सकेंगे। इससे थोड़ी सी पहले डिफिकल्टीज तो आएगी, पर डॉलर का व्यापार करने में जो सैंक्शंस लगते हैं उनके मुकाबले काफी कम डिफिकल्टीज आने वाली है। चीन ने ऑलरेडी कुछ दिनों पहले मैंने आपको बताया था कि रशिया के साथ लोकल करेंसी में व्यापार शुरू कर दिया है। भारत को मजबूरी में चीन के मुद्रा में पेमेंट करना पड़ रहा है अगर रशिया से वो कुछ लेना चाहते हैं। तो कुछ एशियन देश अब जग गए हैं और आपस में जो लेन देन है उसको लोकल करेंसी में करना चाहते हैं। एक अच्छी बात इसको माना जा सकता है। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से कोई सवाल सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।